नमस्कार विद्यार्थियों। ये हमारी एनएमआर की छठी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, मतलब डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक। अब डेल्टा वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। देखो, इसको सीधे उदाहरणों से समझ रहे हैं। हमने पहला उदाहरण लिया है जिसमें मेथिल से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और आयोडीन जुड़ा हुआ है। अब देखो, ये चारों ही इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। अब देखो, डेल्टा वैल्यू कब प्रभावित होती है, हमें पता है प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण चक्रण करने लगती है, संचरण करने लगती है, जिसके कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, जिसके कारण प्रोटॉन है वो शील्डेड हो जाता है, शील्डिंग हो जाती है। अब हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस प्रोटॉन से जितना दूर करेंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा उतनी ही कम होगी। जितनी मात्रा कम होगी उतना ही वो कम विरोध करेगा, और जितना ही कम विरोध करेगा प्रोटॉन उतना ही कम शील्डेड होगा और डेल्टा वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। अब इनमें देखो FCl Bri, क्योंकि F की विद्युत ऋणता इससे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींच लेने के कारण ये कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे, डीशिल्डेड, जिसके कारण इसकी डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखो, इसकी कम है, इसकी और भी कम है, इसकी और भी कम है, तो डेल्टा वैल्यू का मान आयोडीन से जब फ्लोरीन की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की क्या होती है, FCl Br और I। दूसरा उदाहरण देखो, अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो या कार्बन जुड़ा हुआ हो, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, तो डेल्टा वैल्यू का क्रम क्या होगा, एक की सबसे ज़्यादा, उससे कम दो की, उससे कम तीन की। तीसरा उदाहरण देखो, इसमें तीसरा नियम, डीशिल्डिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब विद्युत ऋणी परमाणु से दूरी के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ डीशिल्डिंग प्रभाव कम होता चला जाता है। अब देखो, हमने दो उदाहरण लिए हैं, एक तो CH3CH2Cl और एक CH3Cl। अब हमने CH3 के लिए डेल्टा वैल्यू देखो, यहाँ पे है 1.5 और यहाँ पे है 3, क्योंकि देखो इसमें क्लोरीन है वो सीधा CH3 से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और इसमें क्या है, दूर है, बीच में CH2 ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे डीशिल्डिंग कम होगी और यहाँ पे डीशिल्डिंग ज़्यादा होगी। चौथा देखो, डीशिल्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जुड़े हुए होंगे डीशिल्डिंग प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, मेथेन में हाइड्रोजन के लिए डेल्टा की वैल्यू है 0.9, फिर एक क्लोरीन जोड़ा 3, फिर दो क्लोरीन जोड़े, दोनों का प्रभाव हो गया 5.25, और चौथे में 3 जोड़ रखे हैं, जिसके कारण 3 क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रभाव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो डेल्टा की वैल्यू देखो कहाँ पहुँच गई, 7.24 ppm। पांचवा देखो, अनसैचुरेशन कोज डीशिल्डिंग इफेक्ट इन केमिकल शिफ्ट। अनसैचुरेशन का मतलब है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो पहला देखो, एल्केन है, कोई सेचुरेशन अनसैचुरेशन नहीं है, फिर है एल्कीन और फिर है बेंजीन। ठीक है, तो डेल्टा वैल्यू क्रम ऐसे है,
तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के संचरण के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये हाइड्रोजन उसके डी शील्डिंग जोन में आएंगे या पैरामैग्नेटिक जोन में आएंगे। तो डेल्टा की वैल्यू इस हाइड्रोजन के लिए इस हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। फिर देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए तो एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हैं? 3, जिसके कारण यहाँ जनरेट होने वाले इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा रेनफोर्स करेगा, और जितना ज़्यादा रेनफोर्स करेगा डेल्टा की वैल्यू उतनी ही चली जाएगी, मतलब उतना ही हमें डाउन फील्ड शिफ्ट प्राप्त होगा। ठीक है, ये थे 5 जो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे थे। अब दूसरा देखो वांडर वाल डीशिल्डिंग। वांडर वाल डीशिल्डिंग क्या होती है? अगर कोई हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप के पास हो, देखो इसमें R बल्कि ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ये तो क्या होता है, इस बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन घनत्व इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रतिकर्षित करता है। देखो इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रतिकर्षित करने से मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व इस हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, वो कम अपोज कर पाएगा और ये डीशिल्डेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बल्कि ग्रुप एक्सपेल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, हेंस H गेट्स डीशिल्डेड, मतलब डाउन फील्ड में चल जाएगा। तीसरा देखो मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी और स्पेस इफेक्ट, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, डायमैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी और पैरामैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। जैसे डायमैग्नेटिक तो हमने देखी थी ना, ये हमने वो बनाई थी एनोलिन, उसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन, ऐसे मान लो कुछ भी था, अंदर वाला हाइड्रोजन थे और बाहर वाला हाइड्रोजन थे। तो क्या हुआ था, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था तो ऐसे, तो मतलब अंदर वाले तो किस जोन में आ रहे थे, डाई मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, और बाहर वाले पैरामैग्नेटिक। तो अंदर वालों के तो वैल्यू देखो माइनस में पहुंच गई थी और बाहर वालों के लिए 8.5 और 10 के करीब पहुंच गई थी। तो ये क्या था, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, जिसका डिटेल से अध्ययन हम कल कर चुके हैं, वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वास्तव में क्या होती है, जैसे ये कोई हाइड्रोजन है, अगर कोई हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए तो मतलब दूसरे दोनों इसको आकर्षित करने लगते हैं, तो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग बन जाती है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहाँ कहीं भी एक हाइड्रोजन अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फंस जाए तो वहाँ क्या उपस्थित होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वास्तव में क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन परमाणु इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। अब अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन से दूर कर रहा है, तो इसका सीधी सी बात क्या हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो गई, तो शील्डिंग भी कम हो गई, मतलब डी शील्डिंग हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर गई मतलब डी शील्डिंग हो गई। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डी शील्डेड, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर जा रही है। इसका उदाहरण देखो, ये हमने डाइकीटोन बनाया है और ये इनोल रूप में रहता है। ठीक है, अब देखो इनोल रूप में रहने से, इनोल रूप देखो ये C डबल बॉन्ड O और CH2 है, तो ये COH और ये इसकी इनोल रूप है। इसकी डेल्टा की वैल्यू देखो A की 1.98 A की, बी हाइड्रोजन ये है, इसकी वैल्यू देखो कितनी पहुंच रही है, 14.9, मतलब 15 के करीब पहुंच रही है। तो ये 15 के करीब पहुंचने का कारण क्या है, मतलब हाईली डीसिल्डेड, इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और फिर C की 5.5 और D की फिर 1.98।
तो यहाँ पे इसकी इतनी अधिक वैल्यू होने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से दूर चली गई। अब देखो इसके आधार पर हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब अंतः अणुक और अंतरणुक, मतलब एक ही अणु के बीच में और एक से अधिक अणुओं के बीच में। इस उदाहरण में देखो इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब एक ही अणु के बीच में है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इस हाइड्रोजन में अंतःअणुक है और इस हाइड्रोजन में, इस परमाणु में अंतःअणुक है और इसमें अंतराणुक है। तो क्या करते हैं,